आज का टॉपिक क्या है दोस्तों? पिछले टॉपिक में तो हम लोग पढ़े थे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में पढ़े थे। तो आज का टॉपिक रहेगा विसरण तथा प्रसरण। विसरण तथा प्रसरण एक बार समझिएगा, उसके बाद हम लोग बोर्ड पे समझते हैं। विसरण, विसरण और प्रसरण। विसरण को इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन और प्रसरण को इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ठीक है। तो पोषक पदार्थों का सजीवों के प्रत्येक कोशिका में, पोषक पदार्थ जो है सजीव के प्रत्येक कोशिका में पहुंचना। पोषक पदार्थ जो होता है, पोषक पदार्थ जो होता है दोस्तों, प्रत्येक सजीव के कोशिका में पहुंचना 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 तथा कोशिका में अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थ का बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक है। क्या है? अत्यंत आवश्यक है। तो इस कार्य हेतु सजीवों में परिवहन तंत्र बने होते हैं। इस कार्य हेतु सजीवों में परिवहन तंत्र बने होते हैं। पदार्थों के परिवहन में विसरण तथा प्रसरण की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। पदार्थ में जो है दोस्तों प्रसरण तथा विसरण की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। विसरण तथा प्रसरण के द्वारा बिना ऊर्जा खर्च किए परिवहन का कार्य संपन्न होती है। प्रसरण और विसरण के द्वारा दोस्तों बिना ऊर्जा खर्च किए परिवहन का कार्य संपन्न होता है। तो इतना चीज समझ लियो दोस्तों। आइए पहले बोर्ड पे हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे विसरण क्या है और प्रसरण क्या है। ठीक है। आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों विसरण। विसरण 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 को इंग्लिश में बोलते हैं क्या है दोस्तों? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, DIFFUSION। दोस्तों हम लोग हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है दोस्तों, इसलिए हम लोग को थोड़ा इंग्लिश में परेशानी होती है। आप लोग से क्षमा चाहते हैं दोस्तों। दोस्त बोले या भाई बोले एक ही बात है। और क्या है? और प्रसरण और प्रसरण। प्रसरण को बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस ठीक है दोस्तों। आइए पहले हम लोग के बात समझते हैं। पोषक पदार्थ का सजीव के, मार्कर चेंज कर लेते हैं दोस्तों। पोषक पदार्थ पोषक पदार्थ पोषक पदार्थ के पोषक पदार्थ का सजीव पोषक पदार्थ का सजीव 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 के प्रत्येक प्रत्येक कोशिका में पहुंचना। प्रत्येक कोशिका
कोशिका में पहुंचना तथा कोशिका में अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थ का बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक है। इसी कार्य के कारण सजीवों में परिवहन तंत्र बने होते हैं। इसी कारण परिवहन तंत्र बने होते हैं। पदार्थ के परिवहन में विसरण तथा प्रासरण की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। पदार्थ में विसरण तथा प्रासरण की क्रिया काफी महत्वपूर्ण है। विसरण तथा प्रासरण के द्वारा बिना ऊर्जा खर्च किए परिवहन का कार्य संपन्न होता है। विसरण तथा प्रासरण के द्वारा बिना ऊर्जा खर्च किए परिवहन का कार्य संपन्न होता है। दोस्तों लिखने में थोड़ा टेढ़ा हो जाता है क्योंकि बोर्ड छोटा है और मेरा हाइट तो बड़ा है, इसलिए तो लिखने में थोड़ा डिस्टर्ब होता है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, तो इससे भी बड़ा बोर्ड लाएंगे ताकि आप लोग को अच्छे से हम बताएंगे और अच्छे से समझाएंगे और अच्छे तरीके से लिखेंगे। आइए दोस्तों एक बार इसको हम समझते हैं, उसके बाद हम लोग विसरण क्या है और प्रासरण क्या है। पोषक पदार्थ का सजीव के प्रत्येक कोशिका में पोषक पदार्थ किसे कहते हैं दोस्तों, आप लोग को
पिछले वीडियो में हम समझाए हैं कि पोषक पदार्थ किसे कहते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। पोषक पदार्थ के पोषक पदार्थ का सजीव पोषक पदार्थ का सजीव के प्रत्येक कोशिका में पहुंचना कोशिका में अणु उपयोगी या हानिकारक पदार्थ का बाहर निकलना। अणु उपयोगी या हानिकारक पदार्थ का बाहर निकलना अत्यंत क्या है, आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। इसी कार्य के कारण सजीवों में परिवहन तंत्र बने होते हैं। इसी कार्य के कारण जो है, इसी कार्य के कारण सजीवों में परिवहन तंत्र बने होते हैं। इसी इसी कारण जो है सजीवों में परिवहन तंत्र बने होते हैं। पदार्थ में विसरण तथा प्रसरण की क्रिया काफी महत्वपूर्ण है। पदार्थ में जो है, किसी भी पदार्थ में जो है दोस्तों, विसरण और प्रसरण की क्रिया काफी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है हम लोग आगे जानेंगे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। आप लोग का मन में डाउट चलेगा ही, हमको पता है कि विसरण क्या है, प्रसरण क्या है। आप झूठो फालतू में बता रहे हैं विसरण प्रसरण, आपको हम बताएंगे। जब विसरण और प्रसरण के बारे में पूरे अच्छी तरीका से जानेंगे तब आप जानेंगे, ठीक है। विसरण तथा प्रसरण के द्वारा विसरण तथा प्रसरण के द्वारा बिना ऊर्जा खर्च किए विसरण तथा प्रसरण के द्वारा बिना ऊर्जा खर्च किए परिवहन का कार्य संपन्न होता है। परिवहन का कार्य क्या होता है, संपन्न होता है। परिवहन किसको बोलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चक्कर लगाना। एक जगह से दूसरी जगह क्या चक्कर लगाना, उसी को क्या बोलते हैं, परिवहन। तो आशा करता हूं दोस्तों इतना चीज समझ गए होंगे। आगे समझते हैं आप विसरण के बारे में। DIEFF डिफ्यूजन। मिश्रण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, डिफ्यूजन। पहला चीज एक चीज समझिएगा, सांद्रता। सांद्रता मतलब होता है क्या दोस्तों, गाढ़ा। सांद्रता मतलब क्या होता है दोस्तों, एक चीज समझिएगा, एक चीज, सांद्रता। सांद्रता सांद्रता मतलब होता है कोई भी पदार्थ गाढ़ा होगा। कोई भी पदार्थ क्या होगा, गाढ़ा होगा। जैसे हम चीनी 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 हम लिए कितना, 1 kg, ठीक है। उसमें पानी मिलाएंगे हम, पानी मिलाएंगे कितना, 250, 250 नहीं, 500 ग्राम या आधा लीटर। 500 ग्राम या आधा आधा 500 ग्राम या आधा लीटर, ठीक। जब दोनों को हम मिश्रण करेंगे जब दोनों को हम मिश्रण करेंगे, क्या दोस्तों, ये दोनों अच्छी तरह से घुल मिल जाएगा, घुलेगा मिलेगा, नहीं घुलेगा, नहीं घुले मिलेगा। इसी को नहीं घुलने मिलने की क्रिया को क्या बोलते हैं, सांद्रता। सांद्रता जो है गाढ़ा पदार्थ को बोलते हैं। सांद्रता किसको बोलते हैं, गाढ़ा पदार्थ को बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये इतना चीज कंफ्यूज खत्म हो गया। आप समझते हैं दोस्तों, आप समझिएगा। विसरण जो है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता में जाता है। अधिक सांद्रता से विसरण जो है जंतु विसरण जो है विसरण का इस्तेमाल जो है दोस्तों, विसरण डिफ्यूजन का विसरण का इस्तेमाल
विसरण का इस्तेमाल सबसे ज्यादा विसरण का इस्तेमाल सबसे ज्यादा जंतु की कोशिका में जंतु की कोशिका करती है। जंतु की कोशिका करती है। कैसे करती है तो समझिएगा। विसरण जो है अधिक सांद्रता से अधिक सांद्रता सांद्रता से कम सांद्रता अधिक सांद्रता से कम सांद्रता में जाता है। ठीक है दोस्तों। विसरण का इस्तेमाल सबसे ज्यादा जंतु की कोशिका करती है। जंतु की कोशिका विसरण 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 मतलब सबसे ज्यादा विसरण का इस्तेमाल कौन करता है दोस्तों? जंतु की कोशिका करता है। ठीक है दोस्तों। आप लोग बताइएगा कि विसरण का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कौन सा कोशिका करता है? जंतु की कोशिका करता है। तो विसरण जो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता में जाता है, यानी कि अधिक गाढ़ा पदार्थ से कम गाढ़ा पदार्थ में जाता है। अधिक गाढ़ा पदार्थ से कम गाढ़ा पदार्थ में जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना चीज समझ गए। उसके बाद विसरण करने वाले अणु विसरण करने वाले अणु सभी दिशाओं में अनियमित रूप से फैलते रहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा दोस्तों? इत्र या सेंट। ये देखिए, ये के एस स्पार्क का सेंट है। ठीक है, इसको जैसे हम बाहर किए, इसका देखिए, ये इसका अणु जो है एक जगह से दूसरे जगह पूरा आने की फैल गया, पूरा रूम में क्या हुआ? फैल गया। इसी को बोलते हैं क्या? विसरण। विसरण का यही लक्षण है। ठीक है दोस्तों, विसरण करने वाले अणु जो है सभी दिशाओं में अनियमित रूप से फैल जाते हैं और अनियमित रूप से फैलते रहते हैं। जैसे सेंट हो गया, किसी चीज का सुगंध हो गया, और नियमित रूप से क्या होता है? फैलते रहते हैं। फैलते रहते हैं उस अणु की सांद्रता कम हो। फैलते रहते हैं फैलते रहते हैं जहां उसकी अणु कम हो। अणु क्या हो? कम हो। ठीक है दोस्तों, इतना चीज समझ गए आप लोग। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं विसरण का। जैसे विसरण का एग्जाम्पल, विसरण का क्या लेते हैं? एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में जैसे विसरण द्वारा गैस, विसरण द्वारा गैस, गैस में कौन आ गया दोस्तों? ऑक्सीजन आ गया और CO2 आ गया। ऑक्सीजन तथा CO2, ऑक्सीजन तथा CO2 का आदान प्रदान जो है, आदान और प्रदान कोशिका का आदान प्रदान, आदान प्रदान कोशिका जो है, कोशिका बाहरी, आदान प्रदान कोशिका बाहरी वातावरण के बीच होता है। ठीक है, तो विसरण का एग्जाम्पल आप लोग सीधे तौर पे समझ सकते हैं। किसी गैस को हम अगर, जैसे इत्र हुआ, इत्र यानी कि सेंट, ये सेंट जब मारेंगे ना, ये सेंट जब हम मारेंगे, सेंट को जब हम निकालेंगे इससे, ये सेंट क्या होगा, पूरा रूम में क्या होगा, इसका विस्तार हो जाएगा, यानी कि पूरा रूम में फैल जाएगा। उसी को बोलते हैं दोस्तों विसरण। उसके बाद दूसरा एग्जांपल समझिएगा, पौधों में वाष्पोत्सर्जन में जो है विस्पन द्वारा जल वाष्प बाहर निकलते हैं। पौधों में जो है, ये तो पहला एग्जांपल हो गया। अब दूसरा एग्जांपल सुनिए, पौधों में वाष्पोत्सर्जन, पौधों में वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, पौधों में वाष्पोत्सर्जन में विसरण द्वारा, विसरण द्वारा जल वाष्प बाहर निकलते हैं। जल वाष्प बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। और दूसरा उदाहरण भी सुनिएगा दोस्तों, इत्र की शीशी में कमरे में खोलने पर उनकी सुगंध विसरण द्वारा ही पूरे रूम में फैल जाता है। ठीक है, ऊपर वाला समझिए दोस्तों। उसके बाद फिर इसका एग्जाम्पल एक दो और समझेंगे, उसके बाद हम लोग प्रासरण को समझेंगे। ठीक है, तो विसरण यानी कि डिफ्यूजन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कहाँ होता है? जंतु की कोशिका में। डिफ्यूजन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कहाँ होता है दोस्तों? जंतु की कोशिका में। विसरण जो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता में जाता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता में जाता है। सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ा पदार्थ, किसी गाढ़ा पदार्थ। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग ले लीजिए, एग्जाम्पल में क्या चीज ले लें, जैसे हम लोग चीनी और पानी का घोल लेते हैं। ठीक है, चीनी प्लस पानी, चीनी प्लस पानी, सॉरी चीनी छोड़ देते हैं, शहद लेते हैं। शहद कितना गाढ़ा रहता है? शहद कितना गाढ़ा रहता है दोस्तों? आप लोग को पता है ना। शहद को अगर हाथ पे लेंगे, वो हाथ पे शहद एकदम पूरा लट्ठा की तरह एकदम पूरा बैठ जाएगा। तो शहद में अगर हम पानी मिलाएंगे, घोल के पानी अगर मिलाएंगे, तो अधिक सांद्रता में था ना, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता में चल जाएगा। तो उसी को बोलते हैं विसरण यानी कि बिखर जाना। विसरण मतलब बिखर जाना, सीधा याद रखिएगा दोस्तों। विसरण मतलब बिखर जाना। जैसे इत्र हो गया, इत्र हम मारेंगे तो पूरा रूम में फैल जाएगा। इत्र हम मारेंगे तो पूरा रूम में क्या होगा? फैल जाएगा। और दूसरा एग्जांपल,
जैसे गैस हो गया, गैस को कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, हम लोग कौन सा गैस लेते हैं और कौन सा गैस छोड़ते हैं, ये चीज तो आप लोग को अच्छी तरह से पता ही होगा दोस्तों कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं। तो ये गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरह से रूम में क्या होता है, फैल जाता है। उसी प्रकार इत्र, ठीक है। तो विसरण करने वाले अणु सभी दिशाओं में अनियमित रूप से फैलते रहते हैं। विसरण करने वाले अणु जो है सभी दिशाओं में अनियमित रूप से फैल जाते हैं, जहां उसकी अणु कम हुआ, जहां उसकी अणु कम हो, यानी अणु मतलब संख्या उसका कम हो, ठीक है। इतना मिटाते हैं, उसके बाद और एग्जाम्पल बचा हुआ है दोस्तों, उसको समझ लेते हैं। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल है दोस्तों इत्र। इत्र को शीशी से बाहर निकालते समय पूरे कमरे में फैल जाना किसका उदाहरण है दोस्तों, विसरण का। और दूसरा एग्जाम्पल समझिएगा आप लोग, स्वच्छ जल से भरे बर्तन में इंक डालने पर इंक जल के संपूर्ण भागों में फैल जाता है, यह विसरण द्वारा होता है। आप लोग बच्चा में क्या, हम भी खुद बच्चा में हम किए हैं दोस्तों, जब बारिश होता था ना दोस्तों, तो बारिश जब होता था, ये पेन का हम लोग रिफिल निकालते थे, क्या करते थे, क्या आप लोग को हम बता रहे हैं। ये क्या है, पेन है। जब ये पेन का जब बॉल उड़ जाता था ना दोस्तों, जब बारिश होता था, तो बारिश में तो पानी तो जमा होना ही है, जहाँ पे गड्ढा रहेगा वहां तो क्या होगा, पानी जमा होगा। ये तो क्या करते थे हम लोग, ये बॉल जो है, ये बॉल निकाल के मुंह से फूकते थे और इसका जो इंक जो है बाहर निकालते थे। जैसे इंक बाहर निकालते थे दोस्तों, जैसे इंक बाहर निकालते थे, पानी में जैसे इसका थोड़ा सा भी पानी में इसका प्रभाव, पानी में जाता था इंक, उसी तरह इंक जो है पूरी तरह से क्या होता था, फैल जाता था, पूरी तरह से फैल जाता था। वो सब गुण किसका है, तो विसरण का गुण है, ठीक है। तो स्वच्छ जल से भरे बर्तन में, चौथा एग्जांपल समझिएगा दोस्तों, स्वच्छ जल से भरे बर्तन में इंक, स्वच्छ जल से भरे बर्तन में इंक डालने पर इंक जल के संपूर्ण भाग में फैल जाता था। संपूर्ण भाग में क्या होता था दोस्तों, फैल जाता था, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों इतना चीज समझ में आ गया होगा। तो समझिए एक बार एग्जाम्पल नंबर 1 विसरण का। विसरण द्वारा जो गैस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कोशिका का बाहरी वातावरण में होता है, कोशिका का बाहरी वातावरण में होता है। ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, जितना प्रकार का गैस है, जितना भी फैलेगा, वो सब गुण किसका है, विसरण का गुण है। किसका गुण है, विसरण का गुण है। विसरण का मतलब ही समझिए ना आप लोग दोस्तों, बिखर जाना, मतलब बिखर जाना, ठीक है। पहला पॉइंट आप लोग समझ गए। दूसरा जो पौधे में क्या वाष्पोत्सर्जन होता है, पौधे में क्या होता है दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है, विसरण द्वारा जल वाष्प होता है। पौधे में जब वाष्प, देखिए जब ये क्या है, देखिए यहाँ समझिएगा,
ये क्या है? पौधे। पौधे पौधे है ना, पौधे में जड़ से जब जल जाएगा ऊपर, जल जाएगा ऊपर, तो जल कहाँ कहाँ जाएगा? पत्ती में जाएगा ना। पत्ती से जल जो जब ऊपर ऊपर जो वाष्प के रूप में बन के जो निकलेगा, उसी को बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, उसी को बोलते हैं जल वाष्प, बाहर निकलते हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट समझिएगा, इत्र को शीशी से बाहर निकालते समय, इत्र को जब हम शीशी से बाहर निकालते हैं तो पूरे कमरे में फैल जाता है, पूरे कमरे में फैल जाता है। किसका कारण है? तो विसरण का। किसका कारण है? विसरण का। स्वच्छ जल में, स्वच्छ जल से भरे बर्तन में, स्वच्छ जल यानी कि एक बाल्टी में हम क्या लिए? पानी लिए। ठीक है दोस्तों, एक बाल्टी में हम पानी लिए। ठीक है दोस्तों, इसको समझाते हैं, हम अच्छी समझाते हैं। इंक डालने पर जल संपूर्ण रूप से फैल जाता है। समझिएगा दोस्तों, हम बता रहे हैं। ये क्या है दोस्तों? इसको हम बाल्टी मान लेते हैं, बाल्टी या किसी प्रकार का बर्तन ही मान लेते हैं। ठीक है। इसमें क्या है? जल भरा हुआ है। इसमें क्या है? जल भरा हुआ है। इसमें पूरे में कुछ है? जल भरा हुआ है। यहाँ तक मान के चलिए जल भरा हुआ है। ठीक है, जल भरा हुआ है। जब हम पेन का इंक जो है, ये पेन का इंक जब हम डालेंगे ना दोस्तों, पेन का इंक जब हम डालेंगे इसमें, तो ये पूरी तरह एक बूंद अगर पड़ेगा ना, इसमें एक बूंद अगर पड़ेगा तो ये इंक जो है पूरा इसमें पूरा पानी में क्या होगा? फैल जाएगा। पूरा पानी में क्या होगा? फैल जाएगा। इसी को बोलते हैं क्या? विसरण। विसरण, विसरण मतलब डिफ्यूजन। ठीक है दोस्तों, इतना चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। अगर समझ में नहीं आया होगा दोस्तों तो सॉरी। अब बच गया क्या? प्रासरण। वीडियो दोस्तों लंबा हो जाएगा, इसलिए हम क्लास को रहने देते हैं इतना। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे प्रासरण का। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।